गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलेस एकेडमी। आज जो है हम एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 6 किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक का जो चैप्टर है उसको देखेंगे। आखिरकार इस चैप्टर्स में क्या क्या है और क्या क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले पूछा गया है कि कुछ लोग शासक कैसे बने। शासक ये बोल दूं या शासन अपन जिसे बोल दें कि आखिरकार कैसे शासन करते थे या शासक कैसे बने। तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो शासक बनते थे उसकी भी क्या होती थी, एक चुनाव प्रक्रिया होती थी। जैसे कि आपने भी आजकल देखे होंगे कि आजकल करंट डेट में भी क्या होते हैं, चुनाव या मतदान की एक प्रक्रिया होती है किसी व्यक्ति या प्रतिनिधित्व को चुनने के लिए। ऐसे ही उस टाइम क्या होता था, लगभग 3000 साल पहले भी क्या होते थे, शासक या शासन करने वाले व्यक्तियों का भी चुनाव होता था। तो ये चुनाव कैसे होता था, तो ये जो शासक कौन करेगा, ऑब्वियसली बात है कौन करेगा शासन, वो करेगा हमारा राजा। तो राजा का मतलब यहाँ पर क्या होगा, राजा यानी कि लोगों द्वारा चुने जाते थे, या मैं बोल दूं जन, राजा ऐसा जन या व्यक्ति जो लोगों के द्वारा चुने जाते थे। अब ये जो लोगों के द्वारा जो चुनाव होते थे वो कैसे होते थे, तो वो एक प्रकार से क्या किसके थ्रू होते थे, 3000 साल पहले तो वो होते थे यज्ञों के द्वारा। किसके द्वारा, यज्ञों के द्वारा, यज्ञ अनुष्ठानों के द्वारा ये चुनाव प्रक्रिया संपन्न होती थी 3000 साल पूर्व। अब हम देखते हैं कि आखिरकार ये जो थे यज्ञों से कैसे संपन्न या कैसे चुनाव प्रक्रिया संपन्न होती थी। तो उनमें से एक यज्ञ होता है क्या, अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि एक घोड़े को राजा के लोग जो होते थे कि देख रेख में स्वतंत्रता विचरण या उसको विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता था। स्वतंत्र विचरण करने के लिए उस घोड़े को क्या कर देते थे, छोड़ दिया जाता था। इसमें क्या होता था कि ये जो घोड़ा होता था, यदि दूसरे राज्य के राजा ने, ठीक है, या दूसरे राजा ने इसे यदि रोक लिया तो इसका मतलब ये होता था कि जो अश्वमेध यज्ञ कराने वाला जो व्यक्ति है उसके साथ उसको क्या लड़ाई करनी पड़ती थी या आक्रमण कर दिया करता था अश्वमेध यज्ञ वाला व्यक्ति। यदि उसने उस घोड़े को जाने दिया, यदि उस व्यक्ति ने उस घोड़े को जाने दिया, इसका मतलब ये होगा कि वो जो अश्वमेध यज्ञ कराने वाला जो व्यक्ति है या राजा है वो बहुत ही शक्तिशाली है और उसकी सहमति है कि भैया इस घोड़े को निकल जाने दो या विचरण स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करते रहने दीजिए। तो इसमें क्या होगा कि जो अधीन जो राजा रहेगा, जो अश्वमेध यज्ञ के अधीन भी क्या हो जाएंगे, इस टाइप से कई सारे राजा अधीन हो जाएंगे और ये जो राजा रहेंगे इसके लिए क्या करेंगे, अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा के लिए उपहार लाएंगे। ठीक है ना, क्या लाएंगे, उपहार लाएंगे, विषय वस्तु लाएंगे। अब हम देखते हैं सेकंड जो होता है वर्ण, कि आखिरकार कैसे वर्ण बने, कैसे कास्टिज्म धीरे धीरे आया। तो वर्ण पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हमारे उत्तर भारत में जो कि मेनली हमारा गंगा यमुना वाला जो क्षेत्र है उसमें क्या हुआ, कई सारे ग्रंथ लिखे गए, जैसे कि ऋग्वेद हो गया, ठीक है ना, सामवेद हो गया ग्रंथ, यजुर्वेद ग्रंथ हो गया और अथर्ववेद ग्रंथ हो गया। अब हम देखते हैं कि जो ये हमारे 4 ग्रंथ होते थे इनमें से सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा हो जाएगा, तो सबसे पुराना ग्रंथ हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, और क्या होता है कि ऋग्वेद के बाद जो आएंगे वो हमारे रहेंगे ये 3 वेद, वो हो जाएगा सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद। तो ये जो तीनों वेद रहेंगे ऋग्वेद के बाद आने वाले ग्रंथ के कारण इन्हें बोला जाएगा उत्तर वैदिक ग्रंथ। क्या बोला जाएगा इन्हें बोला जाएगा उत्तर वैदिक ग्रंथ बोला जाएगा। जो पुरोहित रहेगा वो क्या करेगा कि इन ग्रंथों में से ही क्या करेगा, भिन्न भिन्न प्रकार से अनुष्ठान करने की या संपन्न करने की जो विधियां होंगी वो बताई गई हैं कि आखिरकार कैसे अनुष्ठान संपन्न किया जाना चाहिए ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद में। तो वो कौन बताएगा, हमारा पुरोहित लोग व्यक्ति इसको बताएंगे। यदि आप मेरे कोर्सेज को परचेस करना चाहते हैं या रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल, व्हाट्सअप इस नंबर पर भी कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार ये वर्ण जो थे ये कैसे अस्तित्व में आए या वर्ण होता क्या है। तो वर्ण क्या होता है, सिंपली भाषा में क्या करा, ये पुरोहितों में एक प्रकार से क्या होता था, हमारे जो समाज होते थे उसमें कई सारे समूह पाए जाते थे। समूह समाज मतलब एक प्रकार से हो गया हमारा पुरोहित हो गया, योद्धा हो गया, कृषक हो गया, पशुपालक हो गया, व्यापारी हो गया, शिल्पकार हो गया और श्रमिक हो गया। ये कैसे होते थे, तो ये समाज में कई कई समूह थे। यदि अपन इस समाज के समूह को देखें तो ये क्या हो गया, ये एक प्रकार से हमारे कामों के आधार पर इन्होंने विभक्त कर दिया, किसने, इन पुरोहितों ने।
तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो पुरोहित रहेंगे और ये जो योद्धा रहेंगे वो कैसे रहेंगे, वो वैभवशाली व्यक्ति रहेंगे। वहीं यदि अब हम बात करते हैं कैसा, इनमें से धनवान और निर्धन व्यक्तियों की, तो पुरोहित हो गए, योद्धा हो गए, कृषक हो गए, व्यापारी हो गए, तो ये कैसे व्यक्ति रहेंगे, ये एक प्रकार से धनी व्यक्ति रहेंगे। वहीं दूसरी ओर जो पशुपालक हो गए, मछली पकड़ने वाले हो गए, या शिल्पकार हो गया, श्रमिक हो गए, ये कैसे व्यक्ति रहेंगे, ये रहेंगे निर्धन व्यक्ति, जिनके पास धन संपदा या धन वैभव पूर्ण नहीं होगा। तो ये कैसे व्यक्ति हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे हमारे निर्धन व्यक्ति। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे पुरोहित लोग, क्या करेंगे, इनको 4 भागों में विभाजित कर देंगे। क्या करेंगे पुरोहित लोग, इनको 4 भागों में विभाजित कर देंगे। एक हो जाएगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 भागों में क्या करेंगे, ये पुरोहित लोग इस वर्ण को डिवाइड या विभाजित कर देंगे। तो पहला हम देखेंगे ब्राह्मण। आखिरकार ब्राह्मण क्या होता था, तो ब्राह्मण वो व्यक्ति होता था जो वेदों का अध्ययन या अध्यापन और यज्ञ करवाता था। क्या करवाता था, जैसे कि अपन ने देखा अभी अश्वमेध यज्ञ कौन के द्वारा संपन्न किए जा रहे थे, तो वो एक राजा कर रहा था, और कौन करवा रहा था उसको ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ को संपन्न किया जा रहा था। सेकंड उन्होंने बताया वर्ण दूसरा क्षत्रिय। क्षत्रिय का काम क्या होता था, या तो युद्ध लड़ना होता था या लोगों की रक्षा करनी होती थी, ये होता था क्षत्रियों का काम। तीसरा हो गया वैश्य। वैश्य का मतलब वो होते थे छोटे छोटे, जैसे कृषक हो गए, व्यापारी हो गए, पशुपालक हो गए, ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे, ये वैश्य कैटेगरी में आ जाएंगे। और चौथा जो रहेगा वो हमारा रहेगा वर्ण शूद्र, जो कि अनुष्ठान में उसको आने की अनुमति नहीं होती थी, या जो अनुष्ठान जो थे वो नहीं करने का अधिकार भी प्राप्त था। वहीं आप देखोगे कि जो ये क्षत्रिय होते थे और वैश्य होते थे, इन्हें क्या था, अनुष्ठान करने का अधिकार एक प्रकार से प्राप्त था, लेकिन शूद्र और महिलाओं को ना ही अनुष्ठान करने का अधिकार प्राप्त था, ना ही उन्हें यज्ञ करवाने और जाने की अनुमति दी जाया करती थी। तो इस प्रकार से पुरोहितों ने क्या करा, इनको 4 वर्णों में विभाजित कर दिया। तो जनपद में क्या होता है कि जो महायज्ञों को कराने वाला जो राजा था, अब वो जन के राजा ना होकर क्या हो जाएगा, जनपदों के राजा हो जाएगा। जनपदों का राजा हो जाएगा जो महायज्ञ या जो अनुष्ठान करवा रहे हैं, वो कैसा हो जाएगा, जन का राजा ना होके किसका राजा हो जाएगा, वो हो जाएगा जनपदों का राजा। जनपदों का मतलब जन के बसने की जगह, जन मतलब लोग, जन यानी कि लोगों की बसने की जगह को क्या बोलने लग गया, वो बोलने लग गए जनपद। क्या बोलने लग गए, जनपद। तो आप ये उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि मेरठ यानी कि यूपी के पास क्या देखने को मिलेगा, उदाहरण के रूप में आपको हस्तिनापुर देखने को मिलेगा। यही एटा भी कहाँ पाया जाएगा, एटा भी आपको यूपी में देखने को मिलेगा आज की डेट में। वहां पर क्या देखने को मिलेगा, एक जनपद आपको अंतरजी खेड़ा, जो कि कहाँ पे है, एटा के पास। वहीं दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा पुराना किला। तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपके उदाहरण हो जाएंगे जनपदों के। इसमें क्या हुआ कि जो पुरातत्व लोग थे उन्होंने खुदाई करी, और खुदाई से हमें पता चलेगा कि लोग झोपड़ी में रहते थे, और क्या करते थे, मवेशियों या अन्य जानवरों को भी क्या करते थे, पालते थे। और वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल्ली, सरसों जैसी फसलें भी क्या करेंगे, वो उगाया करते थे। कौन, जनपद के व्यक्ति या जनपद के लोग। अब हम देखेंगे आखिरकार ये महाजनपद क्या होता था। तो महाजनपद में क्या होता था, लगभग 2500 साल पहले की बात कर रहे हैं अपन। तो लगभग 2500 साल पहले क्या होते थे कि जो कुछ जनपद होते थे, जनपद मतलब छोटी छोटी तहसील, आज की डेट में यदि आप बात करें, वो महाजनपद एक प्रकार से राजधानी बोलते हैं या बहुत बड़ा जिला जिसे आप बोलते हैं। तो क्या होता था कि ये जो महाजनपद होते थे वो कैसे मिलकर बने, छोटे छोटे जो जनपद होते थे उनसे बढ़कर एक बड़ा सा एरिया बन गया, जो कि क्या कहलाने लग गया, हमारा महाजनपद कहलाने लग गया। तो अब इसमें क्या होने लग गया कि अधिकतर जो महाजनपद होते थे, क्या होता था कि जो अधिकतर महाजनपद होते थे उसकी क्या होती थी, एक राजधानी होती थी। क्या होती थी, उसकी एक राजधानी होती थी। और इन राजधानियों में क्या होते थे, किलेबंदी की गई थी। क्या की गई थी, इन राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। और इनके चारों ओर एक प्रकार से क्या हो जाएंगी, बड़ी बड़ी दीवारें, इमारतें बनाई जाएंगी, जो कि काय की बनी होंगी, वो ईंटों की बनी होंगी, या पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई होंगी इस किले के चारों तरफ। तो अब क्या होता था कि ये जो लोग होते थे, ये आखिरकार किले क्यों बनवाते थे, तो किले इसलिए बनवाते थे ताकि क्या हो कि अन्य राजा के आक्रमण से डरकर
अपनी सुरक्षा के लिए वो क्या करेंगे, इन किलों का या किलेबंदी का निर्माण करेंगे। इसमें से भी क्या होगा कि कई सारे जो राजा रहेंगे वो क्या करेंगे, अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली या समृद्ध बताने के लिए भी या प्रदर्शन करने के लिए भी इन किलों का निर्माण करेंगे कि हमारे पास जो है अपार धन संपदा है और हमने इतने इतने बड़े बड़े ऊंचे किले या भवनों का निर्माण किया। तो ये कहाँ पर होंगे किलेबंदी, ये होगी हमारे महाजनपदों में। अब हम बात करते हैं आखिरकार टैक्सेस या कर की, कर कैसे वसूला जाता था। तो क्या होता था कि महाजनपद में क्या होता था, राजा जो था उसको क्या आवश्यकता थी, ऑब्वियसली बात है विशाल भवन बनाएगा, यदि ये बड़े बड़े किले निर्माण करेगा तो उसको पैसे या धन की तो आवश्यकता होगी। तो आखिरकार ये पैसे या धन कैसे आएंगे महाजनपदों में, अब हम ये देखते हैं। तो क्या होता है कि ये जो महाजनपद होते हैं उसमें क्या होंगे कि विशाल किले तो बनवाएंगे, उसके साथ साथ क्या करेंगे, वो बड़ी संख्या में सेना भी रखेगा। क्या करेगा, महाजनपद के जो लोग रहेंगे या महाजनपद के जो राजा रहेंगे वो बड़ी संख्या में क्या करेंगे, सेना भी इकट्ठा करके रखेंगे या सैनिक जो है अपने पास रखेंगे। तो इसके लिए उन्हें क्या होंगे, कर्मचारियों की भी आवश्यकता होगी। यदि वो किले या भवन बनाएगा या सेना भी बनाएगा तो उसको ऑब्वियसली बात है किसकी आवश्यकता होगी, कर्मचारी की आवश्यकता होगी। तो जनपद के जो राजा होंगे लोगों द्वारा समय समय पर क्या होंगे, उपहार पे जो उपहार लाते थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ देखा उसमें भी क्या होंगे, जो अन्य आधीन राजा रहेंगे वो अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा के लिए क्या करेंगे, उपहार का प्रयोजन करेंगे, ठीक है ना, या उपहार लाएंगे। तो अब उसमें क्या होगा कि वो उपहार जो रहेंगे ना वो सीमित रहे होते हैं, क्या हो जाएंगे, उपहार पर जो महाजनपद के जो राजा हैं वो निर्भर ना होकर अब क्या करने लगेंगे, अब वो टैक्सेस वसूल करने लग जाएंगे। क्या करने लग जाएंगे, टैक्सेस वसूल करने लग जाएंगे। तो टैक्सेस वो किस किस से लेंगे, उनमें से एक हो जाएगा हमारा कृषक, कारीगरों, पशुपालकों और व्यापारियों से क्या करने लग जाएंगे, वो टैक्सेस वसूल करने लग जाएंगे। टैक्सेस जैसे कि कृषक जो रहते थे उससे कैसा टैक्स वसूला जाएगा, उससे उपज जो रहेगी, उसकी जो टोटल उपज रहेगी उसका 1/6 या 1/6 जो रहेगा उपज के हिसाब से टैक्सेस लिया जाएगा। इसका मतलब यदि किसी किसान ने 10 बोरे अनाज उत्पन्न करे या पैदा करे तो उसका जो 6 बोरे हैं वो टैक्सेस के रूप में कहाँ चले जाएंगे, वो महाजनपद के राजाओं के पास चला जाएगा और स्वयं कितने प्रकार रख पाएगा, वो केवल 4 बोरे गेहूं ही अपने पास स्वयं के पास रख पाएगा। वहीं अगर दूसरी ओर देखें हम कारीगरों को किस प्रकार से टैक्स देना पड़ता था, तो उन्हें श्रम के रूप में टैक्स देना पड़ता था। श्रम के रूप में टैक्स का मतलब यहाँ पर ये होगा कि जो है चाहे वो लोहार हो, सुनार हो, बुनकर हो, जो भी कारीगर रहेगा उसे क्या करना पड़ेगा, हर महीने में एक बार जो है राजा के लिए कार्य करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी कारीगर व्यक्ति क्यों ना हो। तो वो किस रूप में देगा टैक्स, वो देगा श्रम के रूप में। वहीं जो पशुपालक रहेगा, तीसरा जो रहेगा पशुपालक, जैसे मछली पकड़ने वाला, तो वो क्या करेगा, जो उत्पादन के रूप में टैक्स देगा कि आखिरकार क्या उनसे उत्पादन हो रहा है, जैसे कि गाय से हमें दूध, घी, मक्खन प्राप्त हो रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, पशुपालक से जो भी उत्पादन हो रहा है उसके रूप में उससे टैक्स वसूला जाएगा। और जो व्यापारी रहेगा उससे सामान खरीदने या बेचने के रूप में भी टैक्स वसूला जाएगा। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, महाजनपद के राजा भी क्या करेंगे, टैक्स वसूलना जारी कर देंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा कृषि में परिवर्तन, कि आखिरकार कृषि में क्या परिवर्तन हुए उस समय। तो कृषि में आपको यहाँ पर 2 परिवर्तन मेनली देखने को मिलेगा। एक होएगा हल्के जो फाल होंगे, जो हल्के नीचे जो एक फाल लगा रहता है वो कैसे बनेंगे, अब वो लकड़ी के ना बनकर अब किसके बन जाएंगे, वो लोहे के प्रयोग हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगी, अधिक मात्रा या फर्टिलाइजर्स बढ़ जाएगी भूमि की, जिससे उत्पादन जो होगा वो बढ़ जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, पहले क्या होता था, धान जो होते थे, दूसरा क्या हो जाएगा, हमारी जो धान होती थी उसमें क्या करते थे, वो एक प्रकार से चावल फेंक दिया करते थे खेत में और पौधे जो उगने हैं वो उग जाया करते थे। तो अब वो ना करके वो कैसा करेंगे, अब वो धान में करेंगे पौधों का रोपण। अब वो बीज ना फेंक के डायरेक्ट क्या करेंगे, पौधे क्या करेंगे, पौधों को एक एक करके चोपेंगे या उनको बोएंगे, जिसकी वजह से भी उनका क्या हो जाएगा, कृषि में बहुत बेनिफिट्स हो जाएंगे, या मैं बोल दूं जिससे उनका उत्पादन बढ़ जाएगा कृषि के क्षेत्रों में। अब हम देखते हैं सूक्ष्म निरीक्षण, कि आखिरकार हमें सूक्ष्म
निरीक्षण किसके विषय में करना है, तो एक हमें पढ़ना है मगध के बारे में, दूसरा हमें पढ़ना है वज्जी के बारे में। तो मगध पहले हम पढ़ते हैं। तो मगध में क्या होता है कि मगध की जो राजधानी रहेगी वो पहले कौन सी रहेगी, वो रहेगी हमारी राजगृह। क्या रहेगी मगध की राजधानी, बड़ा ही शक्तिशाली स्टेट रहेगा या संघ रहेगा जिसे मैं बोल दूं। तो पहले राजधानी क्या होगी उसकी, पहले उसकी राजधानी होगी राजगृह, और फिर बाद में इसकी राजधानी बन जाएगी, वो हो जाएगी पाटलिपुत्र, जो कि आज की डेट में क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र को क्या बोलते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा पटना, जो कि कहाँ स्थित है, जो कि बिहार में स्थित है। तो ये क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र किसकी राजधानी हो जाएगी, वो हो जाएगी मगध की दूसरी राजधानी। अब इसके जो शक्तिशाली जो शासक रहेंगे वो कौन कौन रहेगा, तो वो रहेगा शक्तिशाली शासक, एक रहेगा अजातशत्रु और दूसरा रहेगा बिंबिसार। ये जो रहेंगे उस राज्य के बहुत ही शक्तिशाली शासक कहलाएंगे। अब हम देखेंगे कि आखिरकार ये जो मगध है इतना शक्तिशाली या पावरफुल कैसे बना है। तो क्या होगा कि गंगा और सोन जैसी जो नदियां थी, महत्वपूर्ण नदियां, ये कहाँ से होकर बह रही थी, वो मगध से होकर बह रही थी। तो यहाँ पर जो था, यहाँ पर क्या होगा, यातायात हो गया, जल वितरण हो गया, और जमीन जो थी वो कैसी हो जाएगी, उपजाऊ हो जाएगी। ठीक है ना, किसकी वजह से, एक तो गंगा और यमुना के दो बहाव की वजह से, और यहाँ पर क्या करेंगे, वो यातायात, जल वितरण और जमीन उपजाऊ पर भी बहुत ही काम करेंगे। तो कोई भी स्टेट को डेवलप्ड होने के लिए या किसी भी राज्य को, जनपद को डेवलप्ड विकासशील होने के लिए तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी, जो कि किसके अंतर्गत देखने को मिलेगी, हमें मगध राज्य के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगी। और मगध में हमें क्या होगा कि हमें विशाल विशाल बहुत बड़े बड़े जंगल भी देखने को मिलेंगे। इन जंगलों से क्या होता था, हमें केवल पेड़ों से लकड़ियाँ, ठीक है ना, फल फूल ये ही प्राप्त नहीं होते थे, प्लस इन जंगलों से हमें क्या होते थे, या जो इन जंगलों में जो विशाल हाथी जो पाए जाते थे, इनकी मदद, इन हाथियों को क्या करते थे, इन्हें ट्रेंड किया जाता था, किस लिए, ताकि इन्हें युद्धों में प्रयोग किया जा सके। अब यहाँ पर क्या होगा कि 2300 साल पहले, ठीक है ना, 2300 साल पहले मेसिडोनिया का जो राजा रहेगा सिकंदर, वो भी क्या करेगा, एशिया देश को या मध्य एशिया को भी जीतने के हिसाब से वो है भारत आएगा या मगध पर आक्रमण करने आएगा। कौन, तो उसका नाम क्या रहेगा, उसका नाम रहेगा सिकंदर, जो कि कहाँ का रहेगा, वो मेसिडोनिया का राजा रहेगा। लेकिन जैसे ही ये व्यास नदी के पास आएगा तो वहाँ के जो उसके जो सैनिक रहेंगे सिकंदर के, वो इस नदी को पार करने से मना कर देंगे या मगध पर आक्रमण करने से मना कर देंगे। वो इसलिए मना कर देंगे क्योंकि उसके जो सैनिक रहेंगे सिकंदर के, वो डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि मगध के जो राज्य रहेंगे, वो जो राज्य रहेगा उस वो किस लिए डर जाएंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी विशाल सेना होगी यहाँ के जनपद की, यहाँ के जो महाजनपद होंगे उनमें क्या होगी, बड़ी बड़ी विशाल सेनाएं होंगी, हाथियां होंगे, घोड़े होंगे। तो इस वजह से जो सिकंदर के जो सैनिक रहेंगे व्यास नदी को पार करने से मना कर देंगे और युद्ध नहीं हो पाएगा, और सिकंदर क्या करेगा, वो वापस लौट जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे सेकेंड राज्य, जो कि क्या होता था, वज्जी। तो वज्जी की राजधानी यहाँ पर क्या होगी, तो वज्जी की यहाँ पर राजधानी हो जाएगी वैशाली, जो कि ये भी कहाँ देखने को मिलेगा, बिहार में देखने को मिलेगा। एक तरफ पावरफुल या शक्तिशाली जनपद कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा मगध। तो दूसरी ओर पावरफुल कौन सा हो जाएगा हमारा राज्य, दूसरी ओर पावरफुल होगा हमारा वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली होगी, जो कि बिहार में आपको देखने को मिलेगी। अधिकतर क्या होता है, शासन प्रणाली क्या होती है, एक राजा होता है, उसके वजीर होता है, सेनापति होता है, उस रूप में चलेगी, जो कि हमें मगध में देखने को मिलेगी। इसके शासक कौन कौन होंगे, मेनली बिंबिसार या अजातशत्रु जिसे हम बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो शासन प्रणाली रहेगी वो अलग रहेगी वज्जी में। वज्जी में जो शासन प्रणाली रहेगी वो दो प्रकार से रहेगी, एक होगा गण के रूप में और दूसरा होगा वो संघ के रूप में। गण का मतलब हो जाएगा ग्रुप ऑफ पीपल्स, या जिसे मैं बोल दूं समूह या सदस्य के रूप में, और दूसरा हो जाएगा हमारा संघ यानी कि संगठन, जिसे मैं बोल दूं असेंबली। तो अब यहाँ पर शासन प्रणाली कैसे रहेगी वज्जी में, एक प्रकार से मतलब यहाँ पर जो शासन प्रणाली रहेगी, यहाँ पर कई सारे व्यक्ति या कई सारे राजा मिलकर शासन करेंगे, किस राज्य पर, वज्जी राज्य पर। ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं होगा कि केवल एक राजा रहेगा, यहाँ पर कितने सारे हो जाएंगे, यहाँ पर कई सारे राजा रहेंगे, जो कि कैसे रहेंगे, संगठन या गण में रहेंगे, एक समूह में राजा रहेंगे। अब यदि उन्हें कोई सा भी कार्य करना है या कोई से भी नियम कानून बनाने हैं,
तो वो लोग क्या करेंगे, वो एक सभा या असेंबली का आयोजन करेंगे जिसमें ये सभी सदस्य या सभी राजा जो रहेंगे उपस्थित रहेंगे। उसमें वो उस विषय को लेकर चर्चा करेंगे, वाद विवाद करेंगे, बहस करेंगे कि आखिरकार हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो वो व्यक्ति सब मिलकर एक फाइनली एक डिसीजंस बनाएंगे और फिर वो उस आधार पर वो कार्य करेंगे। तो ये कैसे शासन प्रणाली हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी ग्रुप ऑफ पीपल्स की या समूह या गण के रूप में यहाँ पर आपको शासन प्रणाली देखने को मिलेगी, जिसमें कई सारे राज्य होंगे, राजा, जिसमें कई सारे राजा मिलकर एक राज्य को चलाएंगे। और ये राज्य लगभग कितने साल तक चलेगा, ये राज्य चलेगा ये जो वज्जी राज्य रहेगा इस पे शासन लगभग कितने साल तक चलेगा, तो इस पे शासन चलेगा लगभग 1500 साल तक इस पर शासन चलेगा वज्जी राज्य पर। फिर क्या होगा कि ये दोनों जो राज्य रहेंगे अपने आप में पावरफुल हो जाएंगे। तो हर एक राजा चाहेगा कि मैं क्या करूं, मगध पर शासक करूं या वज्जी राज्य पर शासक करूं। तो फाइनली 1500 साल बाद क्या होंगे, गुप्त शासक जो होंगे या गुप्त वंश के जो शासक होंगे वो वज्जी राज्य को जीत लेंगे और इसको अपने राज्य में मिला लेंगे। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसे लगा, प्लीज़ लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।